अब हुआ? ठीक है। तो चलिए, आज आप लोग का टॉपिक क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर तक पढ़ लिए, और आज जो दो चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा क्लास 8 की चीज़ों को याद करते हैं, है ना। क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था एक चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि किसको कहते हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण और किसको कहते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे फर्स्ट जो चीज़ आती है इसमें कि समीकरण क्या है। ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है जी? समीकरण हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही ना समझेंगे कि दो चर का रेखिक समीकरण क्या होता है और एक चर वाला रेखिक समीकरण क्या होता है। तो एट फर्स्ट हमको सबसे पहले क्या जानना होगा? समीकरण। तो कोई बता सकते हैं समीकरण क्या है? क्या? हाँ, जब दो व्यंजकों के बीच में कौन सा चिन्ह रहता है? बराबर का चिन्ह रहता है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण। इसका जवाब हो जाएगा जब दो व्यंजकों के बीच, या इसको गणितीय व्यंजक बोल सकते हैं। ठीक है। गणितीय व्यंजक। जब दो गणितीय व्यंजकों के बीच किस चीज का चिन्ह हो जी? बराबर का। बराबर क्या होता है? ऐसे सिंबल, है ना। सब लोग तो बराबर का सिंबल जानते ही हैं। तो जब दो गणितीय व्यंजकों के बीच बराबर का चिन्ह रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण। ठीक है। जैसे में हम कर देते हैं x बराबर 4। क्या ये समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि x और 4 ये दो गणितीय व्यंजक हैं, इसके बीच में कौन सा चिन्ह है? बराबर का चिन्ह है। ठीक है। या कोई बड़ा सा ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 17। तो ये क्या होगा? ये भी समीकरण कहला है, क्योंकि बीच में कौन सा चिन्ह है? लेकिन अगर ये बराबर का चिन्ह ना रहे, कोई भी अलग संख्या दे दे, 2x प्लस 3y प्लस 7, क्या ये समीकरण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? अभी पीछे जो चैप्टर पढ़े बहुपद, है ना। केवल ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ये समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है। जब तक बराबर का चिन्ह ना देखने को मिले तब तक हम लोग उसे समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है। ये है समीकरण। अब हम बात आती है कि समीकरण तो हमने समझ लिया, क्लियर है? आप लोगों ने समीकरण को समझ लिया। तो अब किसको हम लोग, चैप्टर क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो अब किसको कहेंगे हम? दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है। अभी हमने समीकरण समझा। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि किसको रेखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है। क्योंकि ये तो क्लास 8 की ही चीज है। क्लास 8 में ही हम लोगों ने पढ़ा था एक चर वाले रेखिक समीकरण, है ना। क्लास 8 का चैप्टर 8, क्लास 8 चैप्टर नंबर 8, वो चैप्टर है एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो हम लोगों ने पीछे ही पढ़ चुका है ना। तो आप लोग को शायद याद होगा कि रेखिक समीकरण किसको कहते हैं? जिस समीकरण का घात 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण। वेरी गुड। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग समझेंगे रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण क्या होता है जी? यदि किसी समीकरण का घात 1 हो
यदि किसी समीकरण का घात कितना हो, 1 हो। समीकरण का घात को क्या कहते हैं, डिग्री। ठीक है, समीकरण का घात को कहते हैं डिग्री। किसी भी बहुपद के घात को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री। ठीक है, लेकिन ये डिग्री आखिर होता क्या, ठीक है, आखिर बहुपद का घात या समीकरण का घात हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं बहुपद के चर को। चर क्या होती है, चर क्या होती है, जिसका मान बदल जाता है। मतलब कि ABCD से लेकर के Z तक की जो संख्या हम लोगों ने अभी जैसे कि इसी में देखा कि ये जो x है और एक 4 है। x तो अलग संख्या है, 4 अलग संख्या। x कौन सी संख्या कहलाती है, चर संख्या। यानी ABCD से लेकर के Z तक के जो लेटर हैं, है ना, जब उसको अलजेब्रा में यूज किया जाता है तो उसको कौन सी संख्या कहा जाता है, चर संख्या। और जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6, ये क्या कहलाती है, अचर संख्या। ठीक है, तो जब किसी बहुपद में चर का जो पावर होता है वो कितना रहता है, 1 रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए हम लोग एक लेते हैं कि 4x + 3 = 9। ठीक है, एक समीकरण हमने ले लिया, 4x + 3 = 9। तो क्या ये रेखिक समीकरण है ना, बिल्कुल है। क्यों, हम लोग क्या देखते हैं, समीकरण का घात, है ना, और समीकरण का घात देखने के लिए हमको किसका घात देखना पड़ेगा, चर का। जो भी चर रहेगा, x है तो x का देखेंगे, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं जो x चर है इसका घात कितना है, 1 है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि यह कौन सा समीकरण है, रेखिक समीकरण है। क्योंकि रेखिक समीकरण उसी को कहते हैं जिसका घात 1 होता है। बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा चलिए और एक हम उदाहरण लेते हैं। 6x + 7y = 25। क्या बताइए, ये रेखिक समीकरण है ना। हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 चर है, एक x है और एक y। दोनों ही चर का घात जो है कितना है, 1 है। तो इसे हम कौन सा समीकरण कहेंगे, रेखिक समीकरण कहेंगे। समझ गए, चलो अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए कि अब 2 चर वाला रेखिक समीकरण किसको कहेंगे। यहाँ देखिए इसमें क्या गो चर संख्या दिख रहा है, ये जो समीकरण है इसमें कितना चर दिख रहा है, केवल और केवल x एक चर है ना। लेकिन इसमें कितना चर है, 2 चर है। तो इसी को कहेंगे हम लोग 2 चर वाले रेखिक समीकरण। तो क्या कहेंगे, 2 चर वाले रेखिक समीकरण की परिभाषा क्या देंगे हम लोग, 2 चर वाले रेखिक समीकरण की परिभाषा, ऐसे रेखिक समीकरण जिसमें 2 चर उपस्थित हैं। वेरी गुड, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। तो ऐसे रेखिक समीकरण, ऐसे रेखिक समीकरण जिसमें कितने चर हों, 2 चर मौजूद हों, ठीक है, उसको हम लोग कौन सा समीकरण कहेंगे, 2 चर वाले रेखिक। ये 2 चर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, A के साथ B हो सकता है, B के साथ C हो सकता है ना, X और Y हो सकता है, ठीक है, Y और Z हो सकता है, A के साथ Z हो सकता है, B के साथ Y हो सकता है। मतलब कोई भी A से लेकर के Z तक यानी चर संख्या में से कोई भी अगर 2 चर हमें देखने को मिल गया ना, 2 प्रकार का, तो उसको हम लोग कौन सा समीकरण कहेंगे, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। एग्जाम्पल के लिए हम एक ले लेते हैं, 6p + 3q = 18। क्या ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण है, जी सर, बिल्कुल है। यहाँ एक चर p है और दूसरा चर
क्यू है, ठीक है। और रेखिक समीकरण है क्योंकि दोनों का पावर 1 है, ठीक है। कोई समस्या समझने में? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब इस चैप्टर में आप लोग को, ठीक है, क्या पूछा जाता है? इस चैप्टर में आप लोगों का पूछा जाता है, दो चर वाले रेखिक समीकरण दे दिए जाते हैं, है ना, और उनमें ए, बी और सी का मान आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है। आप लोग तो समीकरण पकड़ना सबसे पहले सीख गए, किसको समीकरण कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जरा बताइए नीलम, क्या ये समीकरण है? हाँ, समीकरण है, बिल्कुल। क्या है खुशबू? समीकरण है। क्या है बाबू सालू? नहीं सर। क्यों नहीं है? बराबर का चिन्ह? तो आपने क्या समझा अभी तक, बताओ। हमने साफ साफ बता दिया कि समीकरण उसी को कहेंगे जिसमें क्या होगा, बराबर का चिन्ह होगा, कहीं बीच में है तो इसको समीकरण कह देंगे? नहीं ना कहेंगे। तो आपने कैसे कह दिया कि ये समीकरण है? हाँ, यही बराबर अगर कुछ रह जाए, ये 15 रह गया, तो ये क्या हो जाएगा? तो क्या अब आप ही बताओ खुशबू, क्या ये रेखिक समीकरण है? कैसे है? इसका पावर 1 है, वेरी गुड। क्या ये दो चर वाले रेखिक समीकरण है? क्यों नहीं है? इसका पावर ले, है सर, एक चर में। हाँ, इसमें केवल एक चर है, वेरी गुड, समझ गए उम्मीद है, ठीक है। तो अब देखिए बाबू कि हम लोग को अधिकतर जो समीकरण इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे ना, उसमें दो चर क्या क्या रहेगा, एक x रहेगा और दूसरा y रहेगा, है ना। तो अगर दो चर x और y रहे, है ना, तो रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण का रूप कैसा होता है, ठीक है। पहले हम लोग वो जानेंगे। अगर क्या रहे, अगर दो चर वाले रेखिक समीकरण में अगर दो चर वाले रेखिक समीकरण में एक चर x रहे और दूसरा चर क्या रहे, y रहे, दूसरा चर y रहे, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण रेखिक समीकरण किस रूप में होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। अगर एक चर x रहे, दूसरा चर y रहे, तो किस रूप में होता है रेखिक समीकरण? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब नीलम, क्या ये दो चर वाले रेखिक समीकरण लग रहा है? लग रहा है कृष्णा? दो चर वाला रेखिक समीकरण लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या गो चर दिख रहा नितेश? इस समीकरण में चर संख्या क्या गो दिख रहा है? चर किसको कहते हैं? चर संख्या किसको कहते हैं? ABCD को। तो क्या इसमें ABCD नहीं है? क्या गो है? 5 गो। तो बोलते हैं चर नहीं दिख रहा है। हाँ, क्या बात।
तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या गो चर दिख रहा है, 5 गो दिख रहा है। ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, वाई। अभी ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, अभी क्या चर वाला हो जा रहा है, ये 5 चर वाला। लेकिन अगर हम कह दें कि यहाँ ए बी और सी क्या है, कोई संख्या है, कोई क्या है, संख्या है, तब ये क्या हो जाएगी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर ए के जगह में कोई संख्या रह गया, सपोज दैट यहाँ 4 रह गया, यहाँ 3 रह गया, यहाँ 2 रह गया, है ना, तो क्या ये क्या हो जाएगी, रैखिक समीकरण। तब हो जाएगी 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि ए बी और सी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी सी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। ठीक है, तब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। अब इसमें क्या पूछा जाता है, बताइए, एक रैखिक समीकरण दे दिया 4x प्लस 3y घटा 7 बराबर 0। ठीक है, बोल देगा कि रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है, तो a b और c का मान लिखें। ठीक है जी, ए बी और सी का मान लिखें। क्या बता पाइएगा, जी सर। किस रूप का है जी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी x के साथ में जो संख्या है वो किसका मान, a का मान, जो y के साथ संख्या है वो b का, और जो केवल संख्या है वो c का मान। अब ये बताया ना कि a b c क्या होता है, उसमें संख्या होती है। तो देखिए ना, ये जो समीकरण है 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, इसमें a के जगह पे कितना है, 4। तो a बराबर क्या हो गया, 4। b बराबर कितना हो गया, 3। और c बराबर कितना हो गया, -7। तो ये क्या हो गया आंसर, समझ गए। या c का मान 7 मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे है क्या, माइनस, इसीलिए c का मान -7। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। ए बी सी का मान छांटने में कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं ना, नहीं सर। अब देखिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका हल कैसे निकलता है, और हल निकलता है तो कितना हल निकलता है। ठीक है, एक हल निकलेगा कि 2 हल निकलेगा कि एक से अधिक हल निकलेगा, है ना, यानी अनेक हल निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्लास 8 में जो समीकरण जो पढ़े थे, 1 चर वाले रैखिक समीकरण, उसका कितना हल निकलता था। चलिए एक हम क्वेश्चन देते हैं, x माइनस 2 बराबर 5। इसमें बता सकते हैं x का क्या गो मान निकल सकता है, निकालिए। x का मान क्या निकलेगा, कितना निकलेगा, 7। वेरी गुड। क्या हो जाएगा, हम लोग मान कैसे ज्ञात करते हैं, इधर x को रख देते हैं और इधर सारी संख्या को ले जाते हैं। इधर पहले से 5 है, ये -2 उधर जाएगा तो x का मान क्या आ गया, 7। ठीक है, क्या x के जगह पे और कोई संख्या रखने पर क्या ये समीकरण संतुलित होता है। समीकरण का हल का मतलब समझते हैं क्या होता है। समीकरण का हल का मतलब होता है कि हम यहाँ चर का कौन सा मान रखें कि बराबर के दोनों तरफ संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बराबर के दोनों तरफ जो मान होंगे, इधर भी 5 हो जाएगा और इधर भी 5 हो जाएगा। ठीक है,
संतुलित होना मतलब क्या? जब हम किसी चीज को तराजू पे तोलें, है ना, संतुलित होना मतलब क्या कि इधर भार और इधर का भार, दोनों तरफ का भार क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं संतुलित करना। ठीक है, तो यहाँ समीकरण को संतुलित कर देता है कौन? x का मान 7। ठीक है, कैसे कर रहा है कि यहाँ 7 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5। अगर x का मान यहाँ 7 निकला तो यहाँ हम अगर x की जगह पे 7 रखें तो 7 में 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5। इधर भी 5 और इधर भी 5, तो बराबर का चिन्ह बिल्कुल संतुलित हो गया, है ना। तो क्या ऐसे कोई और भी मान है x के जो इस समीकरण को संतुलित कर रहे हैं? 7 के अलावा कोई और मान है? सोच सकते हैं आप लोग, और कोई मान है? नहीं है, है ना। और कोई मान कैसे हो जाएगा? हम 7 में ही 2 को घटाएंगे तब ये 5 आएगा। हमको घटाना कितना है? 2 ही घटाना है। और दुनिया में ऐसा और कोई नंबर है नहीं जिसमें 2 घटाने पे क्या बन जाएगा? वो 5 बन जाएगा, है ना। कोई और नंबर नहीं है जिसमें हम लोग 2 घटा दें तो वो किस में बदल जाएगा? 5 में बदल जाएगा। ऐसा कोई और नंबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका केवल एक हल होता है। ठीक है, एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका क्या हल होता है जी? केवल और केवल एक हल होता है। तो हम लिख सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के, एक चर वाले रैखिक समीकरण या समीकरणों के केवल कितने हल होते हैं? केवल एक हल होते हैं। केवल एक हल होते हैं। बिल्कुल समझ गए कैसे होता है। अब जैसे और हमने एक समीकरण दिया z प्लस 2 बराबर 9, तो बताइए इसमें z का मान क्या होगा? 7। यहाँ निकालेंगे z बराबर, ये प्लस 7 है उधर जाएगा तो प्लस 2 है उधर जाएगा तो हो गया, 9 में 2 गया तो, यानी z का मान कितना रखना होगा? 7। तब ये समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा बराबर। यहाँ रख के देखिए 7 प्लस 2 कितना हो गया? इधर भी क्या है? 9। देख रहे हैं ना। तो इसका क्या और कोई हल हो सकता है? नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई और नंबर नहीं है जिसमें हम 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 9। तो केवल और केवल क्या है? 7। यानी इस समीकरण का हम कह सकते हैं कि कितना हल है? एक हल। यानी एक हल किसका हो रहा है? ऐसे समीकरण, ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें केवल और केवल कितना चर होता है? एक चर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों के केवल एक हल होते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आप लोग का, जो इस चैप्टर के लिए है ना, क्या है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, है ना। हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, 2 वेरिएबल इक्वेशन के कितने हल होते हैं। ठीक है, उससे पहले चलिए हम एक आप लोग से एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते हैं। ठीक है, आप लोग धड़ाधड़ से जवाब दीजिएगा। 4x प्लस 3 बराबर 11, क्या यह समीकरण है? जी सर। है? जी सर। क्या ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है? नहीं। क्या यह रैखिक समीकरण है? जी सर। एक चर वाले रैखिक समीकरण है? जी सर। कितना हल निकलेगा इसका? एक। बहुत अच्छा। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? चलिए, अब हम लोग समझेंगे 2 चर वाले रैखिक
समीकरणों के हल। ठीक है जी, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल। आइए हम एक दो चर का एक रैखिक समीकरण इसको समझने के लिए सबसे फर्स्ट में लेते हैं। ठीक है, एक हम दो चर वाले रैखिक समीकरण ले रहे हैं। 4x प्लस 3y बराबर क्या ले लें जी, 4 दूनी 8 प्लस 2y बराबर 12 ले लिया। ठीक है, ये एक हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण ले लिया। ठीक है, अब आप लोग को बताना है कि x और y का ऐसा मान जो इस समीकरण को क्या कर दे, संतुलित कर दे, संतुष्ट कर दे। ठीक है, संतुलित करने का मतलब हो गया कि x और y का ऐसा मान रखना है जिससे क्या होगा कि इधर जैसे 12 है, इधर वाला भी कितना आ जाना चाहिए, 12। तो बता सकते हैं क्या, 4 का मान 2, 2 का मान x का मान 2, y का मान x का मान 2, अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8, यहाँ भी 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, तो 8 और 4 क्या हो जाएगा, एक समीकरण हो गया, एक हल हो गया आपका। x बराबर 2 और y बराबर 2 हुआ ना। रख के देखिए तो जरा, 4x है तो 4 गुने x का मान 2, 2y है तो 2 गुने y का मान 2, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4, इधर क्या है, इधर है 12, है ना। तो इधर भी देखिए 8 4 हो गया ना, 12 बराबर बिल्कुल क्या है, एक हल हो गया इसका, x बराबर 2 और y बराबर 2। कोई दूसरा और मान है क्या x और y का जो क्या करेगा इस समीकरण को, जैसे यहाँ पे 12 12 बराबर हो गया, तो इसी प्रकार से और कोई दूसरा मान है क्या, जी सर। क्या है, x का मान 0 और y का मान 6। बिल्कुल है। x का मान क्या रख दें, 0 और y का मान 6 रख दें। तो चलिए देखते हैं इसको रख के, x बराबर 0 और y बराबर 6 रखिए, तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो 4 गुने 0 प्लस 2 गुने y तो 2 गुने 6, इधर है 12, तो 4 गुने 0 होगा, तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे 0, और 2 छके बराबर 0 में 12 जोड़ेंगे तो बराबर हो गया ना। तो एक दूसरा हल हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 6। ठीक है, क्या कोई तीसरा हल है क्या, क्या हो सकता है, 4x प्लस 2y बराबर 12 जो समीकरण है, क्या इसका कोई तीसरा हल है, सोच सकते हैं, नहीं आ रहा दिमाग में। x के जगह पे हम अगर 3 रख दें और y के जगह पे 0 कर दें, देखिए x के जगह पे 3 और y के जगह पे 0, तो यहां हो गया 4 गुने 3 प्लस 2 गुने y के जगह पे 0, तो हो गया 4 तिया प्लस 2 गुने 0 तो 0, अब 12 में 0 जोड़ेंगे तो बराबर 12 हुआ। तो अभी तक क्या को हल निकाल चुके हैं इस समीकरण का, देखिए आप लोग पीछे देख चुके हैं, एक हल हो गया x बराबर 2 y बराबर 2, दूसरा हल हो गया x बराबर 0 और y बराबर 6, तीसरा हल क्या हो गया x बराबर 3 और y बराबर 0, और इसका चौथा हल भी निकल सकता है ना। कैसे निकाल सकते हैं, अब आप लोग ऐसे मान लीजिए कि x के जगह पे 1 रख देंगे,
क्या रख देंगे? x के जगह पे 1 रख दीजिए। अगर हम x के जगह पे 1 रख दें तो 4 गुने 1, x के जगह पे कितना रख दें? 1, तो हो गया 4 गुने 1 जोड़ 2y है तो 2y बराबर 12। ठीक है, तो ये हो गया 4 गुने कम 4 प्लस 2y बराबर 12। अब ये प्लस 4 है, उधर जाएगा तो होगा, इधर क्या बचेगा? 2y बराबर 12 माइनस 4, या 2y बराबर 12 में 4 गया तो इसीलिए y का मान क्या निकल गया? 8/2, यानी कट गया तो 4, यानी x का मान 1 और y का मान कितना? 4। ये मान भी अगर हम रखते हैं, रखिए x का मान 1 तो 4 एकम 4, y के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 4 हो रहा है, एक चौथा हल हो गया। इसी तरह x का मान हम बदल देंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे तो y का मान निकलते जाएगा। तो क्या हम का देख रहे हैं कि इस समीकरण का कई हल है ना, कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के क्या है? कई हल है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि अगर एक चर रहेगा तो कितना हल होगा? एक हल, है ना। एक चर वाले रैखिक समीकरण के केवल एक हल होते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि 2x प्लस 7y बराबर 24 समीकरण के कितने हल हैं? कितने हल है, या कितने नहीं पूछ के खाली बोलेगा हल है, और ऑप्शन में दे देगा इस तरह से अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या बी नंबर ऑप्शन में दे देगा 2 हल, सी नंबर का ऑप्शन में दे देगा अनेक हल, या डी नंबर का ऑप्शन में दे देगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो बताइए आप लोग का टिक कहाँ लगेगा? हम लोग को यहाँ देखना है कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि 2 चर वाला। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। 2 चर वाले और कैसे होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो हम लोग का टिक लगेगा, टिक नंबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लग जाएगा। हाँ, वहीं यदि क्वेश्चन थोड़ा आप लोग से ये वाला अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 4x प्लस 3 बराबर 11 के कितने हल हैं? कितने हल हैं? तो आप लोग का जवाब क्या होगा? हाँ, एक हल, केवल एक हल। क्या हो जाएगा? केवल एक हल। अच्छा, केवल एक हल का एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं?
अद्वितीय हल, केवल एक हल को एक और नाम है इसका अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय का मतलब हो गया एक के अलावे कोई दूसरा हल नहीं है, अर्थात एक हल है। ठीक है, एक के अलावे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मतलब एक ही ऑप्शन है, मतलब एक ही हल है उसका। ठीक है, तो एक हल बोलो या अद्वितीय हल बोलो, दोनों बराबर है ना, एक ही चीज है, दोनों समान चीज है कि किसी समीकरण के एक हल हैं या किसी समीकरण के अद्वितीय हल हैं, दोनों क्या है, एक ही बात हुआ।